भारत के एक सफल उद्योगपति और महान व्यक्तित्व के स्वामी श्री रतन टाटा जी। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। विश्लेषण करेंगे कि उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो कि उनको सफलता के शिखर पर पहुंचा देते हैं। ऐसे कौन से योग उनकी जन्म कुंडली में बनते हैं जो कि उनको एक उदारवादी व्यक्तित्व का स्वामी बनाते हैं। ऐसे कौन से जन्म योग उनकी जन्म कुंडली में बनते हैं जिस कारण कि वो समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। रतन टाटा जी समाज सेवा के लिए हमेशा से बहुत सारे कार्य करते आए हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने एक बहुत बड़ी धनराशि दान की थी। ऐसे कौन से योग होते हैं जो जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बनते हैं तो उसको समाज सेवी और दानी प्रवृत्ति का बनाते हैं। कौन से योग किसी व्यक्ति की कुंडली में उसको सफलता के शिखर पर पहुंचाते हैं, एक अच्छा बिजनेसमैन बनाते हैं। आज इन सभी योगों पर हम रतन टाटा जी की जन्म कुंडली से डिस्कशन करने वाले हैं। रतन टाटा जी का जन्म धनु लगन में हुआ। सबसे पहले बात करते हैं कि वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी क्यों हैं। देखिएगा, किसी भी व्यक्ति का लगन उसका शरीर, उसका मान सम्मान और उसकी स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। और आप देखेंगे यहाँ लगन में ही सूर्य बैठा है। सूर्य जब भी किसी व्यक्ति के लगन में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को एनर्जी से, इम्यूनिटी से भर देता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता ही होता है। उसके बाद आप देखेंगे लगन में ही इनके शुक्र बैठा है जो कि इनकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी है। और छठे भाव का स्वामी जब लगन में बैठेगा तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव पर्सनालिटी बना देगा। ऐसा व्यक्ति किसी से हार नहीं मानता। ऐसा व्यक्ति जो सोचता है अपने जीवन में उसको निश्चित तौर पर करता है। और आप देखेंगे इस कुंडली में शुक्र छठे और 11वें भाव का स्वामी है, यानी कि छठा भाव आपके शत्रु का भाव और 11 भाव आपके लाभ का भाव, यानी कि आपको शत्रुओं से भी लाभ होने वाला है। और 6 और 11 का स्वामी होकर शुक्र आपके लगन में बैठा है, यानी कि शत्रु से जो लाभ होगा वो आपको पर्सनल लाभ होगा, आपकी इमेज को लाभ होगा, आपके यश को लाभ होगा, आपके स्टेटस को लाभ होगा। तो लगन में सूर्य ने बैठकर इनको एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिया, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व दिया। शुक्र ने लगन में बैठकर इनको कॉम्पिटिटिव पर्सनालिटी दी और शत्रु को परास्त करने की और उनसे भी लाभ प्राप्त करने की क्षमता दी। साथ ही साथ आप देखेंगे इस कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी बुध, वो भी लगन में बैठा है। और सप्तम भाव किसका है? पार्टनरशिप का है, व्यापार का है। तो यानी कि आपका जो माइंड है वो व्यापार में, पार्टनरशिप में, बिजनेस ट्रांजैक्शंस में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। और बुध तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का खुद से कारक है। तो ऐसे में सप्तम भाव का स्वामी लग्न में बैठकर व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड बनाता है। और आप देखेंगे इस कुंडली के 10वें भाव का स्वामी भी बुध ही है। 7 भाव व्यापार का और 10 भाव आपके कर्म का और पहला भाव आपका खुद का, यानी कि यहाँ पर जो योग बनता है 1, 7 और 10 का बनता है। आप, आपका व्यापार और आपका कर्म, आप, आपके पार्टनर्स और आपका प्रोफेशन। तो आप देखेंगे लगन में सूर्य, बुध और शुक्र जैसे सुंदर ग्रह होने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, जिस वजह से ये जीवन में बहुत बड़ी तरक्की प्राप्त कर पाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली के लगन में 3 ग्रह बैठे हैं। लगन हमारा केंद्र स्थान है। उसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली के चतुर्थ भाव में जो दूसरा केंद्र स्थान है वहाँ पर भी एक ग्रह बैठा है। मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी। मैंने उसमें कहा था कि जब तक किसी व्यक्ति के लग्न स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक कोई व्यक्ति बहुत बड़ी सक्सेस लाइफ में प्राप्त कर नहीं सकता। तो यहाँ पर तो लगन में 4 ग्रह बैठे हैं। और लगन में नहीं, केंद्र में 4 ग्रह बैठे हैं। लगन में 3 और चतुर्थ भाव में एक, तो केंद्र स्थानों में 4 ग्रह बैठे हैं। और लगन में इनके नैसर्गिक रूप से शुभ कहे जाने वाले 2 ग्रह बैठे हैं। बुध और शुक्र को नैसर्गिक रूप से नेचुरल पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाले ग्रह माना गया है, जिस वजह से इनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं अपनी हेल्थ में, आपके स्टेटस में, आपके नेम फेम में, आपकी थॉट्स में। अब बात करते हैं इस कुंडली के अन्य योगों के ऊपर जो कि
इनको एक असामान्य व्यक्ति बना देते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले इस कुंडली के द्वितीय भाव में गुरु नीच का होकर बैठा है। बहुत सारे विद्वान कहते हैं भाई गुरु जब दूसरे भाव में नीच का होकर बैठ जाए, दूसरे भाव का स्वामी कोई नीच का होकर बैठ जाए, दूसरे भाव पर कुंडली के कोई मैलेफिक इफेक्ट आ जाए तो व्यक्ति के पास धन की कमी होती है। किंतु रतन टाटा जी के पास तो अपार धन है, ऐसा क्यों? देखिएगा, सबसे पहले तो गुरु इस कुंडली का लग्नेश है और लग्नेश की एक खासियत होती है, मैं पिछली वीडियोस में भी आपसे कह चुका हूं कि वो जहां पर भी बैठता है वहां पर वृद्धि ही करता है। खुद कमजोर हो सकता है, खुद की स्ट्रेंथ में किसी तरह की कमी दे सकता है, खुद के कारक तत्वों में किसी तरह की कमी दे सकता है, किंतु जिस भाव में बैठेगा, जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसको स्ट्रेंथ देगा ही देगा। आपका लग्नेश ही आपके द्वितीय भाव में बैठा है, आपके धन के भाव में बैठा है, तो इसलिए इनके पास अतुल धन होता है। उसके बाद आप देखेंगे इनके द्वितीय भाव का, इनके सेकंड हाउस का स्वामी केंद्र में बैठा है, फोर्थ हाउस में बैठा है, तो यहाँ पर सेकंड एंड फोर्थ हाउस का रिलेशन बन जाता है। सेकंड हाउस आपका फैमिली वेल्थ और फोर्थ हाउस आपका प्रॉपर्टी, आपका कंफर्ट, यानी कि आपको आपकी फैमिली से बहुत अच्छा धन मिल रहा है, साथ ही साथ आपको कंफर्ट मिल रहा है और आपको बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक बना रहा है। इसके बाद आप देखेंगे इनका जो लग्नेश जो कि नीच का दिखता है वो वास्तव में नीच का है नहीं। इस कुंडली में गुरु और शनि आपस में परिवर्तन कर लेते हैं, जो कि इस कुंडली का एक बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। देखिएगा, सेकंड हाउस को पहले गुरु ने लग्नेश होकर बलि किया, उसके बाद गुरु ने परिवर्तन करके अपना भी नीच भंग किया और द्वितीय भाव के स्वामी में द्वितीय भाव के स्वामी को बिठाकर धन में अपार वृद्धि की। साथ ही साथ यहाँ पर गुरु शनि के परिवर्तन होने से कर्म धर्म योग बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गुरु शनि का जो ये परिवर्तन है इस कुंडली का की पॉइंट है। अगर ये परिवर्तन इस कुंडली में नहीं होता तो रतन टाटा जी आज रतन टाटा नहीं होते। कर्म धर्म योग बनता है, 2 भाव ब्लेस्ड हो जाता है, 4 भाव ब्लेस्ड हो जाता है और आप देखेंगे एक बार फिर से केंद्र का स्वामी केंद्र में आ जाता है। अभी तक जो 4 ग्रह केंद्र में थे, आप देखेंगे 5 ग्रहों का केंद्र में प्रभाव हो जाता है। 3 ग्रह लगन में बैठे हैं, शनि आपके 4th हाउस में बैठा है और गुरु भी परिवर्तन से 4th हाउस में अपना इफेक्ट देना शुरू कर देता है। आप देखेंगे जिन भी कुंडलियों में गुरु और शनि का आपस में किसी भी तरह से रिलेशन बनता है, ऐसे लोगों का स्टेटस सामान्य से अधिक अच्छा होता है। और यहाँ पर तो नीच भंग राजयोग बना है और वो भी केंद्र के स्वामियों से। इस कुंडली में गुरु आपके केंद्र का स्वामी है, गुरु आपका लग्नेश है, वो आपके लगन धन प्रॉपर्टी सबको ब्लेस्ड कर देता है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर शनि और गुरु पर प्रभाव किस तरह के हैं। ये प्रभाव इनकी नेचर, इनकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से डिकोड कर देंगे। देखिएगा, ज्योतिष में 2 ग्रह हैं, राहु और केतु। राहु को तामसिक ग्रह और केतु को सात्विक ग्रह माना गया है। गुरु को आपका जीव कारक ग्रह नाड़ी ज्योतिष में माना गया है। क्योंकि मैं नाड़ी ज्योतिष से ये कुंडली एनालिसिस कर रहा हूं, तो नाड़ी ज्योतिष में गुरु को जीव कारक ग्रह और शनि को कर्म कारक ग्रह माना गया है। माना गया है कि जैसे भी प्रभाव गुरु और शनि पर आएंगे वैसे ही व्यक्ति के कर्म और व्यक्ति की सोच होगी। किसी व्यक्ति का लाइफ स्टाइल किस तरह का होगा ये आप गुरु के द्वारा देखेंगे और शनि के द्वारा आप किसी व्यक्ति के कर्म देखेंगे। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि राहु तामसिक प्रवृत्तियों को और केतु सात्विक प्रवृत्तियों को दिखाता है, तो जब किसी व्यक्ति के शनि के ऊपर राहु का प्रभाव होगा तो आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति तामसिक कर्म करने में या फिर कुछ ऐसे काम कर सकता है जिसमें कि कुछ गलत काम वगैरह हो या फिर किसी को नुकसान देना हो, या फिर आप कह सकते हैं कोई इमोरल एक्टिविटीज़ में एक्टिव हो सकता है। और जब शनि के ऊपर केतु का प्रभाव आता है तो कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति सात्विक कर्म करता है, लोगों की हेल्प करता है। अब देखिएगा, एक वास्तविकता ये है कि बिजनेस लाभ के लिए किया जाता है। जब तक आपके मन में लाभ प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी तब तक आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आप देखेंगे इस कुंडली में शनि मीन राशि में बैठा है
और नाड़ी ज्योतिष कहती है कि किसी भी ग्रह से पंचम और नवम भाव में बैठने वाले ग्रह पर पूर्ण प्रभाव रखते हैं। तो शनि से नवम भाव में बैठा है राहु, और मैंने आपसे क्या कहा, राहु तामसिक प्रवृत्ति का, लालची प्रवृत्ति का कारक है, यानी कि आपको आपके कर्म में, आपके प्रोफेशन में एक लालची प्रवृत्ति देता है। आप लाभ कमाने की इच्छा से व्यापार करते हैं। तो ये दिखाता है कि इनका जो प्रोफेशन है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से मनी माइंडेड है। ठीक, किंतु आप देखेंगे यहाँ पर शनि का परिवर्तन किससे है, गुरु से है। और शनि कहाँ पर प्रभाव देता है, शनि देता है मकर राशि में प्रभाव। और मकर राशि के पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, वो बैठा है केतु, जो कि सात्विक प्रवृत्तियों का कारक है। यानी कि आपका जो कर्म है वो भले ही आप अपने लाभ के लिए ही कर रहे हैं, किंतु आप उसका एक बड़ा हिस्सा सात्विक कार्यों में भी लगाएंगे। तो यानी कि ये बिजनेस माइंडेड है, किंतु एक सात्विक प्रवृत्ति के, लाभ कमाते हैं किंतु समाज हित के लिए कमाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे गुरु के त्रिकोण में भी केतु बैठा है, और गुरु जो परिवर्तन से मीन राशि में प्रभाव लेता है तो गुरु के त्रिकोण में राहु आ जाता है। तो यानी कि गुरु पर भी और शनि पर भी, दोनों पर राहु केतु दोनों के मिश्रित प्रभाव हैं। और दोनों के मिश्रित प्रभाव होने से होता क्या है कि ये लाभ कमाने की इच्छा से व्यापार करके और उसको दान कर देते हैं, समाज सेवा में लगा देते हैं। इनको खुद से रियलाइज़ होता है कि भाई मैं इतने पैसे का क्या करूँगा, मैं क्यों इतना मनी माइंडेड हूँ। एक होता ना कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि भाई क्यों मैं मतलब इतना मनी माइंडेड हूँ, क्यों इतना प्रॉफिट ले रहा हूँ, या फिर कुछ समाज सेवा भी कर लिया है। तो वही स्थिति इनके साथ है, ये बिजनेस कर रहे हैं लाभ कमाने के और उसको डोनेट करते चलते हैं, समाज सेवा में कहीं ना कहीं लगा कर चलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में व्रत कर्म योग बनता है गुरु शनि के परिवर्तन और राहु केतु के प्रभाव से। तो ये कुछ योग हैं जो कि इनको हाईली सक्सेसफुल बनाते हैं। अब एक प्रश्न हमेशा उठता है कि रतन टाटा जी ने विवाह क्यों नहीं किया। इनकी कुंडली में ऐसा कौन सा दुर्योग है जो कि इनको आजीवन अविवाहित रहने का योग बनाता है। देखिएगा, सबसे पहले तो इनकी कुंडली के सप्तम भाव में कोई भी दोष नहीं है। आप देखेंगे सप्तमेश केंद्र में बैठा है, भले ही वक्री है किंतु सप्तम भाव पर दृष्टि देता है। सप्तम भाव पर शुक्र की भी दृष्टि आती है, और मंगल की भी, जो कि नाड़ी ज्योतिष में पति का कारक, मस्क्युलरिटी का कारक ग्रह माना गया है, उसकी भी बहुत ज़्यादा खराब स्थिति नहीं है। तीसरे भाव में बैठा है, भले ही शनि उससे दूसरे भाव में बैठा है किंतु गुरु भी परिवर्तन से प्रभाव देता है। तो यहाँ पर कोई विशेष दोष नहीं है कि इनका विवाह ना हो, किंतु फिर भी वास्तविकता ये है कि इनका विवाह नहीं हुआ। तो देखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी कुंडली में बनने वाले योगों के साथ साथ आपकी फ्री विल, आपकी इच्छा भी काम करती है। अब आप देखेंगे इनकी कुंडली में शनि और गुरु के ऊपर राहु और केतु दोनों के प्रभाव है, जो कि इनको सात्विकता और तामसिकता, राजसिकता के बीच में कंफ्यूज किए हुए हैं। आप देखेंगे जब भी किसी कुंडली में शनि का संबंध केतु से बने, गुरु का संबंध केतु से बने, तो ऐसे लोग संसारिक विषयों में बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाले नहीं होते। कई बार ऐसे लोग शादी के प्रपोजल्स उनको आते हैं तो उसको टालते रहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बंधन को लायबिलिटी मानकर या उसमें ना फंसकर अपने वर्क पर, अपने पर, खुद पर, सेल्फ पर फोकस रखना चाहते हैं। और यहाँ तो शनि और गुरु पर राहु केतु दोनों के प्रभाव आ गए, तो इस वजह से ये आजीवन अविवाहित होने का निश्चय करते हैं। ये लाभ कमाने की इच्छा रखते हैं और खुद पर फोकस कर बाद में उसको समाज सेवा में लगाने की इच्छा रखते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी बुध वक्री हो जाता है, और वक्री होकर वो राहु के प्रभाव में आ जाता है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है, सप्तमेश की सप्तम भाव से दृष्टि हट जाती है, जो कि कहीं ना कहीं इनको विवाह और वैवाहिक आकर्षण से
कहीं ना कहीं दूर ले जाती है। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने ज्योतिष के कुछ सूत्रों को समझा होगा। तो आप इन सूत्रों को अपनी जन्म कुंडली पर अप्लाई कर देखिएगा और मुझे बताइएगा आपके जन्म कुंडली पर ये सूत्र कितने लगते हैं, या फिर किसी कुंडली पर आपने इन सूत्रों को कितना सही पाया। तो जुड़ रहेगा एस्ट्रो सूत्रा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।